तो चलो भैया मेरे, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। जैसे जो भी एटम्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, मतलब एटम्स के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। जो उनके पार्टिकल्स हैं उनकी पोजीशंस कहाँ कहाँ होती हैं, तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है हमको, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है। और काफ़ी सवाल हर साल भैया जेई और नीट में एक दो सवाल ज़रूर मिलेंगे, कभी कभी तो कॉम्प्रिहेंशन भी आ जाते हैं, तो आप लोग ध्यान से समझें। अब देखो, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले इसमें थोड़ा हम जनरल चीज़ें बता रहे हैं, आप लोग ध्यान से समझें। आपने इतना पढ़ा होगा कि अगर भैया एटम्स कंबाइन एंड गिव मॉलिक्यूल, मतलब एटम्स कंबाइन करके मॉलिक्यूल बना लेते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल आप लें, जैसे हाइड्रोजन एटम ले लो, तो भैया हाइड्रोजन के दो एटम अगर कंबाइन करा दो तो बताओ H2 मॉलिक्यूल बन जाता है। ऐसे ही नाइट्रोजन के अगर दो एटम कंबाइन कर लें तो भैया N2 मॉलिक्यूल बन गया। ऑक्सीजन के दो एटम कंबाइन करा दो, O2 मॉलिक्यूल बन गया। तो भैया ये हैं मॉलिक्यूल्स, और ये एटम्स थे। तो एटम्स कंबाइन करके मॉलिक्यूल बना देते हैं, ये बात ठीक है, लेकिन भैया एटम कोई भी हो उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो लिए जाते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। भैया तीन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स लिए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब जैसे कोई भी एटम होता है उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है न्यूक्लियर पार्ट और एक होता है, ये पहला हो गया, और दूसरा होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। अब ये जो न्यूक्लियर पार्ट होता है, देखो एटम के दो पार्ट थे, एक था न्यूक्लियर पार्ट और एक था एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। और एटम के पार्टिकल्स कौन है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये जो पार्टिकल्स हैं इन्हीं पार्ट्स में कहीं ना कहीं प्रेजेंट होंगे। तो होता क्या है कि न्यूक्लियर पार्ट में भैया प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन रहते हैं, एक्स्ट्रा नहीं, न्यूक्लियर पार्ट में कौन मिलेंगे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं इन सर्कुलर स्पेस। ये जनरल बात होती है, सबसे बेसिक डेफिनेशन ये बोल देते हैं कि इन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन सर्कुलर स्पेस। तो भैया जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर स्पेस में रिवॉल्व करता रहता है। अब आप लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि अब जैसे न्यूक्लियस को अगर रिप्रेजेंट करना हो, और एक चीज़ और भैया आपने पढ़ा होगा, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। अच्छा, न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल होता है। तो भाई पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रल, तो ओवरऑल न्यूक्लियर पार्ट पर यानी न्यूक्लियस पर कैसा चार्ज दिखेगा? पॉजिटिव चार्ज। तो न्यूक्लियर चार्ज जो है भैया ये पॉजिटिवली चार्ज मिलेगा। और जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है उसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने की वजह से उस पर कैसा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज। तो जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है वो भैया नेगेटिवली चार्ज्ड होगा इलेक्ट्रॉन की वजह से। अब न्यूक्लियस को अगर रिप्रेजेंट करना हो तो भैया होता क्या है कि पॉजिटिव साइन बना दो और इसको घेर दो,
तो हम समझ लो कि एक न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर देते हैं, और इसी स्पेस के अंदर प्रोटॉन भी प्रेजेंट होगा और न्यूट्रॉन भी प्रेजेंट होगा। तो एक चीज ये ध्यान रखना, तो यही है हमारा न्यूक्लियर पार्ट। और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट कौन होगा? जिसमें इलेक्ट्रॉन सर्कुलर स्पेस में रिवॉल्व कर रहे होंगे। तो भैया ये हम बना देते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। तो ये हमारा हो गया भैया न्यूक्लियर पार्ट। और जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होंगे। और जो ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है भैया, ये इतना पोर्शन और भी आप ले सकते हैं। ये सर्कुलर स्पेस आप इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। तो ये जो है इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। अब इसी में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। अब कितने इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होंगे वो सब तो बाद में हम लोग सीखेंगे। यानी इन्हीं सर्कुलर स्पेस में ये इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होंगे। अच्छा, अभी हमने ये जो दिखा दिया, यहाँ एक एक इलेक्ट्रॉन दिखाया है। तो भैया आगे चल के अभी हम बताएंगे कि कहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कहाँ पर कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होंगे। ये आगे चल के हम लोग अभी डिस्कस करेंगे और सीखेंगे भी। तो थोड़ा सा आप लोग ये बात ध्यान रखें। अब होता क्या है कि जैसे कोई भी एटम होता है या कोई भी एलिमेंट होता है, तो मान लो कोई एलिमेंट है ए। तो अगर कोई एलिमेंट है ए, तो भैया एक उसका डिफाइन करते हैं जेड, या मान लो एलिमेंट कोई एक्स मान लो। तो एलिमेंट कोई एक्स है, तो एक उसका डिफाइन करते हैं जेड और एक डिफाइन करते हैं ए। तो ये जो जेड है ये बताता है एटॉमिक नंबर, और भैया ये जो ए है ये बताता है उस एलिमेंट का मास नंबर, ये बताएगा उसका मास नंबर। तो अब रूल ये होता है, आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, और नहीं भी पढ़ा तो देखो यार ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखना है कि कोई भी एलिमेंट हो, जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है, अगर कोई न्यूट्रल एटम है, मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं है, तो जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है उसके पास उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। तो अगर मान लो भाई, मान लिया आप नाइट्रोजन ले लें, तो नाइट्रोजन ले लो, तो भैया नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। तो ये जो 7 है ये है उसका एटॉमिक नंबर। अच्छा, एटॉमिक मास भी अभी बता देंगे, या एटॉमिक मास नंबर भी बता देंगे। अब अगर एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का 7 है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और 7 ही न्यूक्लियस में प्रोटॉन होंगे। तो रूल ये ध्यान रखना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। ये होगा। हाँ, बशर्ते कि वो न्यूट्रल एटम होना चाहिए, मतलब एटम पर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। और अगर एटम पर कोई चार्ज भी आ गया तो प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के ही बराबर होगा। इलेक्ट्रॉन्स में देखना पड़ेगा कि बढ़ गए कि घट गए, वो आगे चल के हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अब ऐसे ही अगर आपको भैया मास नंबर की बात करें, या ये बोल दिया जाए मास नंबर बताओ, या बताओ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर निकालना हो तो मास नंबर में से एटॉमिक नंबर घटा दो। तो नंबर ऑफ अगर न्यूट्रॉन निकालने हैं तो भैया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू लिख देते हैं मास नंबर
माइनस एटॉमिक नंबर, ये कर दिया जाता है। तो इससे आप भैया क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हैं। तो ये इतना हो गया। अब ऐसे ही अगर और भी कुछ चीज़ें सीखें, देखो ये बेसिक टर्म्स हैं, आप लोगों को आना चाहिए, हालांकि बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, ये तो 9th-10th में ही पढ़ा दिया जाता है। अब देखो इस पे एक दो एग्जाम्पल हम बता रहे हैं। जैसे अगर मान लिया ऐसा लिख दिया जाए भैया कार्बन एटॉमिक नंबर 6 और मान लो 14 दे दिया गया, तो अब इसमें पूछा जाए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ। अच्छा कार्बन न्यूट्रल है, तो भैया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन के इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर भैया बताओ कितना है 6, तो इज इक्वल टू 6। तो इसका मतलब कार्बन के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन होंगे और 6 इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे होंगे। अब आ जाओ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पे, तो भैया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर निकाला जाए तो एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, यानी कि 14 माइनस कितना कर दोगे 6, तो कितना आ जाएगा 8। तो ये आपके हो जाएंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ऐसे ही अगर मान लिया हाइड्रोजन एटम आ जाए, तो भैया हाइड्रोजन एटम अगर देखा जाए तो इसका एटॉमिक नंबर जो है 1 होता है। ये सबसे पहला एलिमेंट है, और भैया एटॉमिक नंबर अगर 1 है और इसका एटॉमिक मास भी 1 होता है। अच्छा कुछ लोग एटॉमिक मास इसका जो है 1.008 भी, वो भी सही है, लेकिन अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन आपको निकालना है, नहीं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपको निकालना है, तो इंटीजर वाला ही लेना पड़ेगा, फ्रैक्शन में नहीं लेना है आपको। तो अगर यहाँ पर हाइड्रोजन के पास आप देखें तो भैया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 होगा और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 1 होगा, और अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 1 - 1 यानी 0 हो जाएगा। तो हाइड्रोजन एटम जो है इसके पास न्यूट्रॉन की संख्या 0 मिलेगी। अब अगर हम बात करें, अच्छा एक चीज़ और, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। आप लोग ये सोच रहे होंगे, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, अगर कोई पूछे भैया इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज, अच्छा अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है और प्रोटॉन भैया पॉजिटिवली चार्ज होता है, ये आपको पता है। अब अगर कोई ये पूछे कि इलेक्ट्रॉन आपस में बताओ भैया रिपल्सन करेंगे कि अट्रैक्शन करेंगे, आपसे अगर कोई पूछे, मतलब इलेक्ट्रॉन रिपल्सन करेंगे कि अट्रैक्शन करेंगे, तो आप लोग खुद जवाब दें। हालांकि आप लोगों को थोड़ा बहुत पता होगा, लेकिन आज आप लोगों को एक नई इंटरेस्टिंग बात पता चलेगी। ऐसे ही मान लो प्रोटॉन और प्रोटॉन की बात करें, तो भैया प्रोटॉन और प्रोटॉन भी पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो दोनों पॉजिटिवली चार्ज हैं। तो इसमें भी कोई पूछे कि भैया बताओ ये अट्रैक्शन करेंगे कि रिपल्सन करेंगे, तो अगर पता करना हो कि ये अट्रैक्शन करेंगे कि रिपल्सन करेंगे, तो आप लोगों को ये इतना लग रहा होगा कि भैया लाइक चार्ज जो होते हैं वो रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। तो आप अगर जरा सोच करके बताओ भैया इलेक्ट्रॉन लाइक चार्ज हैं, तो आपको ये लगेगा कि भैया ये दोनों रिपल्सन करेंगे। नो डाउट रिपल्सन करते हैं। ऐसे ही प्रोटॉन की आप बात करोगे तो भैया प्रोटॉन भी लाइक चार्जेस हैं, दोनों पॉजिटिवली चार्ज हैं, तो रिपल्सन करेंगे, बात ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखना
कि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन भी करते हैं, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही प्रोटॉन प्रोटॉन भी अट्रैक्शन कर सकते हैं, ये भी आप ध्यान रखोगे। अच्छा, अब आप लोगों को लग रहा होगा कि सर ऐसा कैसे हो गया कि यार ये क्या बता रहे हो, आज तक के तो पढ़ा था कि लाइक चार्ज रिपेल करते हैं। लेकिन अब जरा थोड़ा सा सोच करके देखो कायदे से। थोड़ा एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम हाइड्रोजन का। तो भैया आपने पढ़ा, अभी हमने लिखा था, याद करो शुरुआत में, कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जो एटम्स थे, ये हैं हाइड्रोजन के एटम्स, और ये कंबाइन करके भैया H2 मॉलिक्यूल बना दिए। अच्छा, ये जो मॉलिक्यूल बना, जरा सोच करके देखो, अगर अब हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर बनाओ आप, तो अगर हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर बनाओगे तो कोई भी एटम का अगर स्ट्रक्चर बनाना हो तो भैया एक तो उसका बना दो न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर स्पेस में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। अब भैया हमें ये पता है कि बताओ हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एक, तो एक इलेक्ट्रॉन भैया रिवॉल्व कर रहा होगा सर्कुलर स्पेस में। ऐसे ही अगर दूसरा हाइड्रोजन एटम देखोगे तो भैया उसमें भी एक न्यूक्लियस होगा और उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा। अच्छा, नहीं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा सर्कुलर स्पेस में, न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे। अब न्यूक्लियस में हमें पता है 1 प्रोटॉन यहां पर भी है, 1 प्रोटॉन यहां पर भी है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं है। अच्छा, एक चीज बताओ, बहुत दिमाग लगाना कायदे से। अच्छा, दो चीजें अगर कंबाइन कर रही हैं तो यार इतना बताओ, अगर दो चीजें कंबाइन कर रही हैं तो वो कंबाइन आपस में जुड़ेंगी कब? जब उनमें नेट बताओ अट्रैक्शन लगे कि रिपल्सन। तो भैया यार अगर रिपल्सन लगेगा दो चीजों में तो वो आपस में जुड़ कैसे पाएंगे? तो जब एटम कंबाइन कर रहे होंगे तो जरा सोच के बताओ, एटम का आउटर पार्ट क्या है? इलेक्ट्रॉन्स वाला। अच्छा, तो इसका भी आउटर पार्ट है इलेक्ट्रॉन वाला और इसका भी आउटर पार्ट है इलेक्ट्रॉन वाला। तो हाइड्रोजन एटम का, चाहे कोई भी एटम हो, हाइड्रोजन ही नहीं कोई भी एलिमेंट हो, उसका आउटर पार्ट जो है उसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। तो भैया यहां भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहां भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और आप ये कह रहे हो कि ये दोनों कंबाइन करके जुड़ जा रहे हैं। तो यार ये दोनों आपस में कंबाइन करके जुड़ेंगे कब? जब ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में अट्रैक्शन कर रहे हो। अगर रिपल्सन करेंगे तो जुड़ ही नहीं सकते। और आप ये ना सोचो कि भैया हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन हाथ में लिया, दूसरा हाइड्रोजन हाथ में लिया, पकड़ के जोड़ दिया, यार ऐसा तो होता नहीं है। एटम्स कंबाइन करते हैं, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। स्पॉन्टेनियस का मतलब ये है कि ये अपने आप होते हैं, ऐसा नहीं कि हमें धक्का लगाना पड़े तब जा करके एटम्स कंबाइन करें। तो अब यहां पर अच्छा एक चीज और किसी के दिमाग में ये आ रहा होगा, मन में आ रहा होगा कि सर न्यूक्लियस पर पॉजिटिव है, तो इस न्यूक्लियस का पॉजिटिव इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले और इसके न्यूक्लियस का पॉजिटिव इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले और आपस में जुड़ जाएं। तो भैया ऐसा नहीं होता। क्यों? चूंकि बताओ न्यूक्लियस तो इंटरनल पार्ट है। पहले मुलाकात बताओ किसकी होगी? पहले मुलाकात अगर देखा जाए जब एटम कंबाइन कर रहे होंगे तो आउटर पार्ट की होगी दूसरे के आउटर पार्ट से, और वहां प्रेजेंट कौन है? इलेक्ट्रॉन। तो इस वजह से जब कॉम्बिनेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ही मिलेंगे सबसे पहले। एक के इलेक्ट्रॉन की मुलाकात दूसरे के न्यूक्लियस से थोड़ी ना हो जाएगी, वो तो जब आप बहुत पास आ जाएंगे तब जाकर के एक का इलेक्ट्रॉन कहेगा यार तुम भी हो, तब वो बात आएगी। तो इस वजह से अब आप ये बात ध्यान रखना कि भैया इलेक्ट्रॉन, और एक चीज और, अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट नहीं किए तो भैया ये कभी कंबाइन नहीं करेंगे। और आपको पता है एटम्स कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन भी
अट्रैक्शन करेंगे तभी ऐसा पॉसिबल है। तो इस वजह से अब बात आई, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर कि अट्रैक्शन कैसे करते हैं। अब जैसे कैसे करते हैं उसको तो अभी हम बाद में बता रहे हैं। अब अच्छे एक चीज़ और, हालांकि ये जो बात बताने जा रहे हैं ये हकीकत में सही नहीं है, आगे चल के हम इसको और बढ़िया मॉडिफाई कर देंगे, लेकिन इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, इधर उसको जरा समझो। जैसे कोई भी चीज हो, भैया ध्यान से समझना। अच्छा, जब कोई बॉलर बॉलिंग कर रहा होता है तो यार आप जब वो बॉल स्पिन कराता है, अच्छा तो जब बॉल स्पिन कर रही होती तो अगर आप सोचो कायदे से तो यार बॉल आगे भी जा रही है और साथ साथ रोटेट होती हुई। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखो, जब कोई चीज रोटेटिंग हो जाए मतलब घूमे तो वहां पर स्पिन का जिक्र करते हैं। तो ऐसे ही जब ये इलेक्ट्रॉन भैया देखो दौड़ रहे होते हैं यहां पर सर्कुलर स्पेस में, तो ये रोटेटिंग भी होते हैं। तो इसी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके बारे में हम एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन का जिक्र करते हैं, स्पिन का जिक्र किया जाता है। अब आपके मन में आ रहा होगा सर ये स्पिन क्या होती है। देखो जितना ज़रूरत है उतना हम बता रहे हैं केवल, बाकी यार आगे चल के फिजिक्स में भी आप डिटेल में पढ़ लोगे और हम भी थोड़ा सा इसको और डिटेल में बताएंगे। तो जैसे अब ध्यान से समझना एक एक चीज़ को कायदे से। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन हो तो इलेक्ट्रॉन को भैया देखो रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है। रिप्रेजेंट करने का तरीका एक तो ये होता है, एक अगर आप डॉट दिखा दें, एक पॉइंट दिखा दो, तो इसका भी मतलब होता है ये एक इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे ही अगर हम इलेक्ट्रॉन को ऐसे भी दिखा देते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक एरो से दिखा दो, हाफ एरो से, और या आप दिखा दो फुल एरो से, तो ये जब इलेक्ट्रॉन्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं एरो से, वहीं पर हम इलेक्ट्रॉन के स्पिन को भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। हम ये बोलते हैं कि अगर आपने अच्छा चाहे हाफ एरो बनाओ चाहे फुल बनाओ, उससे मतलब नहीं है, दोनों बात सेम है। लेकिन अगर एरो ऊपर की तरफ है तो हम बोलते हैं कि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन इन अप स्पिन। अब ये अप स्पिन और डाउन स्पिन क्या है वो अभी हम बता देंगे थोड़ा सा। और ऐसे ही अगर हमने रिप्रेजेंट कर दिया, मान लो एरो नीचे की तरफ दिखा दिया या फुल एरो पूरा नीचे की तरफ दिखा दो, तो हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन इन डाउन स्पिन, डाउन स्पिन। अब हालांकि ये जो बात हम बोलने जा रहे हैं ये बिल्कुल गलत है, लेकिन देखो यार समझना है तो उसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं केवल। अगर आप ऐसे समझो, इलेक्ट्रॉन जब सर्कुलर स्पेस में रिवॉल्व कर रहा होगा तो हो सकता है वो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हो या रिवॉल्व कर रहा हो, या हो सकता है कि वो एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहा हो। तो जब वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है तो हम ये ऐसे आप एक एग्जाम्पल के लिए मान लो कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो उसको आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, मतलब इलेक्ट्रॉन को बोलोगे कि वो अप स्पिन में रोटेट कर रहा है, ऐसे बोल सकते हो। तो हम इसको बोल देंगे इलेक्ट्रॉन इन क्लॉकवाइज रोटेशन। हालांकि ये जो बोल रहे हैं ये गलत चीज है, ऐसा हकीकत में नहीं होता, लेकिन समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल बता रहे हैं। अच्छा, अगर इलेक्ट्रॉन भैया एरो नीचे लिखा है तो आप ये बोल दो कि इलेक्ट्रॉन इन एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन।
अब एक चीज और बहुत कायदे से समझना, इतना हो जाने के बाद एक चीज और, जैसे अगर कोई भी देखो चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल, ये थोड़ा सा अलग हट के बात है। अच्छा, चार्ज पार्टिकल चाहे वो नेगेटिवली चार्ज हो या पॉजिटिवली चार्ज हो, उससे मतलब नहीं है। तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल है और अगर मान लो ये मूविंग है, मूविंग, तो भैया ध्यान रखना, मूविंग चार्ज पार्टिकल अगर है तो वो समझ लो कि एक मैग्नेट का काम करता है। अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल मूविंग है तो वो एक प्रकार से मैग्नेट का काम करता है। अच्छा, मैग्नेट का काम करने का मतलब उस चार्ज पार्टिकल के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड नजर आएगी। तो एक बात ध्यान रखना, अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूविंग है तो भैया ध्यान रखना, इट एक्ट्स एज मैग्नेट। तो भैया ये मैग्नेट का काम करेगा। अच्छा, आप लोगों ने इतना पढ़ा है कि भैया चार्ज पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन भी आता है, तो अगर इलेक्ट्रॉन मूविंग हो गया, और भैया मूविंग होता ही है यार, ऐसा थोड़ी ना, इलेक्ट्रॉन तो रेस्ट में कभी होता ही नहीं, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा आपको मूविंग मिलेगा और भैया लाइट की स्पीड से दौड़ता है। तो ये है मूविंग चार्ज पार्टिकल। और अगर इलेक्ट्रॉन मूविंग चार्ज पार्टिकल है तो हम बोलेंगे इट एक्ट्स एज मैग्नेट। और मैग्नेट का काम करेगा तो यानी भैया ध्यान से समझना बिल्कुल अच्छे से, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक मैग्नेट का अगर काम करेगा। अच्छा, मैग्नेट आप मान लो एक छोटा सा ऐसे बना दो, तो भैया मैग्नेट आप लोगों ने इतना तो पढ़ा होगा, सुना भी होगा, जाना भी होगा कि मैग्नेट में यार दो पोल डिफाइन किए जाते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। तो भैया वहाँ पर अब जैसे मान लो ये एक मैग्नेट है और इसमें मान लो ये नॉर्थ है और ये मान लो थोड़ी देर के लिए साउथ है, मान लिया हमने, आप इधर नॉर्थ मान लो, इधर साउथ मान लो, उससे कोई दिक्कत नहीं। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है वो आप लोग ध्यान से समझें कि जैसे मान लो एक इलेक्ट्रॉन हमने मान लो ऐसे दिखाया, अच्छा तो ये भी एक मैग्नेट का काम करेगा। तो चाहो, ध्यान से समझना बिल्कुल अच्छे से, ये भी मैग्नेट का काम करेगा तो इसके पास भी नॉर्थ और साउथ पोल होगा। अच्छा, एक दूसरा इलेक्ट्रॉन इसी के पास हम मान लो रख दे रहे हैं, ध्यान से समझना, इसी के पास, और उसको हम मान लो डाउन स्पिन में ले लें, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है बोल रहे हैं हम ये अप स्पिन में है और ये वाला इलेक्ट्रॉन हम बोल रहे हैं डाउन स्पिन में है। तो अच्छा, तो ये भी, ये वाला जो पहले इलेक्ट्रॉन लिखा है ये भी एक मैग्नेट का काम करेगा और ये भी एक मैग्नेट का काम करेगा। अच्छा, तो मान लो थोड़ी देर के लिए कि ये जो पहला वाला इलेक्ट्रॉन है इसका मैग्नेट मान लो ये है और उसका आप एज्यूम कर लो ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, ये आप एज्यूम कर लो। तो अब अगर ध्यान दो, पहला वाला इलेक्ट्रॉन का ये है साउथ और ये है नॉर्थ। अच्छा, दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन पहले वाले के अपोजिट स्पिन में है, तो हालांकि ये भी एक मैग्नेट का काम करेगा और मैग्नेट का काम करेगा तो उसको भी एक मैग्नेट के रूप में रिप्रेजेंट कर दो। ध्यान से समझना पूरा कायदे से। तो अब ये वाला इलेक्ट्रॉन जो दूसरा वाला है पहले वाले के अपोजिट स्पिन में है, और अगर ये अपोजिट स्पिन में है तो इसका जो यहाँ पर जो पोल क्रिएट होगा, ये हमेशा आप याद रखना कि जो यहाँ बना है उसका यहाँ अपोजिट पोल क्रिएट होगा, जो यहाँ बना है उसका यहाँ अपोजिट पोल क्रिएट होगा। मतलब ये आपको नॉर्थ दिखेगा और ये आपको साउथ दिखेगा। तो अगर आप देखो तो भैया ये वाले इलेक्ट्रॉन बताओ कौन सी स्पिन में है, अपोजिट स्पिन।
और जब अपोजिट स्पिन में हैं तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स के जो मैग्नेट हैं उनके पोल भी अपोजिट मिलेंगे, तो इस वजह से वो दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में अट्रैक्शन करेंगे। तो ध्यान रखना कि व्हेन इलेक्ट्रॉन इन opposite spin then they attract। तो भैया वो तब अट्रैक्ट करेंगे। और अगर कहीं ऐसा हो गया, मान लो वो सेम स्पिन में हो जाएं, तो भैया अगर सेम स्पिन में हो गए, अब चाहे वो सेम स्पिन में अप वाले ले लो चाहे डाउन वाले, तो अगर सेम स्पिन में हैं तो मान लो इसका, मान लो ये नॉर्थ बना दो, ये साउथ बना दो, तो दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नेट होगा उसका भी ये नॉर्थ बनेगा और ये साउथ बनेगा। अच्छा, आप लोग ये कह रहे होंगे कि सर ये आपने कैसे बता दिया? तो यार देखो, वो सेल्फ एडजस्टिंग होते हैं, वो अपने आप खुद को अरेंज कर लेते हैं कि कब उनको ऐसे रहना है, कब उनको ऐसे रहना है। वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि कब किसकी इलेक्ट्रॉन्स की क्या ज़रूरत है, उस हिसाब से करते हैं। अब जैसे यहाँ पर अगर आप ध्यान दो तो भैया इलेक्ट्रॉन बताओ, यहाँ पर अब रिपल्सन करेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन बताओ सेम स्पिन में है। अच्छा, अपोजिट बोल दो या इसी को एंटी पैरेलल भी बोल देते हैं, ध्यान रखना, एंटी पैरेलल। और अगर आप यहां पर ध्यान दो तो भैया ये इलेक्ट्रॉन इन सेम स्पिन, और अगर इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन में है तो भैया ये अगर ध्यान दो तो रिपल्सन। तो ये होता है अट्रैक्शन वाला और ये होता है रिपल्सन वाला। ऐसे ही अच्छा, प्रोटॉन की अगर बात करोगे, प्रोटॉन का, तो प्रोटॉन भी अभी हम बता देंगे। अब आ जाओ सीधे, अब अगर हमने भैया ध्यान देना कायदे से, अच्छा तो ये इलेक्ट्रॉन जो है, कायदे समझो, ये वाला इलेक्ट्रॉन देखा जाए तो भैया देखो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। अच्छा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो इस इलेक्ट्रॉन का मैग्नेट भी तो बनेगा। तो ये मैग्नेट मान लो जो बन रहा है वो बन रहा है ये साउथ और ये नॉर्थ। अच्छा, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है अगर दोनों सेम स्पिन में हो गए, तो अगर सेम स्पिन में हो गए तो सेम पोल क्रिएट हो जाएगा, रिपल्सन होने लगेगा। तो अगर आप चाहो तो अगर ये दोनों अपोजिट स्पिन में हो गए, मतलब ये है एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको आप थोड़ी देर के लिए क्लॉकवाइज घुमा दो, तो भैया इन दोनों का अब स्पिन अपोजिट हो जाएगा। और अगर स्पिन अपोजिट हो गया मतलब ये बना दें आप नॉर्थ और ये बना दोगे साउथ। क्यों? क्योंकि जो यहाँ है उसका ये अपोजिट बनेगा। और अगर ये सेम स्पिन में होता तो ये सेम पोल क्रिएट हो जाता, तो रिपल्सन हो जाता। तो अब ये आपस में आकर के कंबाइन करेंगे, और जब कंबाइन करेंगे तो आप ये देखोगे कि भैया ये न्यूक्लियस हो गया, ये और ये दूसरा न्यूक्लियस। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, दो इलेक्ट्रॉन, भैया यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन होंगे, ये इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन ऐसे है और ये वाला इलेक्ट्रॉन ये, और इनमें आपस में मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा जिससे ये दोनों बंधे होंगे। अब चाहो तो इसी को एक तरीका और भी होता है रिप्रेजेंट करने का। भैया ये न्यूक्लियस दिखा देते हैं, ये न्यूक्लियस हो गया, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखा दो। और एक बात और ध्यान रखना, जब दो इलेक्ट्रॉन पेयर में हो, पेयर का मतलब एक साथ, तो भैया जब दो इलेक्ट्रॉन पेयर में होंगे तो उनको अगर आप अपोजिट स्पिन में रखोगे तो अट्रैक्शन करेंगे,
और अगर सेम स्पिन में रखोगे तो रिपल्सन करेंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉन पेयर में है तो एक चीज़ अब जरा सोच के बताओ, जैसे मान लो दो लोग हैं और भैया वो दोनों चाहते हैं कि एक साथ बढ़िया खुश रहें, तो यार ये कब पॉसिबल है? जब उनमें आपस में अट्रैक्शन मिले कि रिपल्सन। तो यार जाहिर सी बात है, जब उनमें आपस में अट्रैक्शन लग रहा होगा तभी तो वो खुश शांत बैठेंगे बढ़िया आराम से खुश होकर। तो अब ऐसे ही यहाँ पर भी है, जब दो इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन में होंगे तो इनमें बढ़िया अट्रैक्शन मिलेगा और दोनों बढ़िया आपस में बंधे रहेंगे, बैठे रहे हुए हैं। अब तो इसको ऐसे भी हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। अगर इसी को एक तरीका और भी है रिप्रेजेंट करने का, भैया जैसे हाइड्रोजन और उसका एक ये इलेक्ट्रॉन, अब ध्यान से समझना, ऐसे ही दूसरा हाइड्रोजन और उसका ये इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अगर आप कायदे से गौर से देखो तो यार जब एटम्स कंबाइन कर रहे होते हैं तो एक्चुअली में क्या हो रहा होता है, एटम्स के इलेक्ट्रॉन कंबाइन कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन कर रहे होते हैं, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में कंबाइन करते हैं। अच्छा, अब आप लोग ये सोचेंगे कि सर इलेक्ट्रॉन कंबाइन कैसे करते हैं, तो यार तुरंत आप खुद ही समझ सकते हो, यार ये भी मैग्नेट का काम करेगा, ये भी मैग्नेट का काम करेगा। और अगर इन दोनों का अपोजिट स्पिन में है तो अगर ये दोनों अपोजिट स्पिन में है तो भैया कंबाइन कर जाएंगे, और अगर सेम स्पिन में है तो रिपेल कर जाएंगे, मतलब दूर चले जाएंगे। तो इनको हम ऐसे भी दिखा देते हैं, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, और इसमें दो इलेक्ट्रॉन हमने दिखा दिए। अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं भैया ध्यान से समझें, ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन बताओ पेयर में है, और अगर पेयर में है तो अपोजिट स्पिन में होगा, क्योंकि तभी जाकर के इन दोनों में आपस में अट्रैक्शन मिल पाएगा। तो इस वजह से अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा सा और हम कायदे से डिफाइन कर रहे हैं। समझना भाई मेरे, जैसे हाइड्रोजन और सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन ये बनाया, तो भैया इसमें दो इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। तो अगर दो इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं और भैया ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं आप खुद बताओ पेयर में हैं, और इन्हीं को बोलते हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। अब बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन में अगर देखा जाए तो भैया दो इलेक्ट्रॉन हैं तो ये दोनों अपोजिट स्पिन में होंगे, और अगर अपोजिट स्पिन में होंगे तो ये भी इलेक्ट्रॉन मैग्नेट का काम करेगा। तो ये मान लो इस इलेक्ट्रॉन का मैग्नेट मान लो ये साउथ है तो ये नॉर्थ हो जाएगा, और दूसरा अपोजिट स्पिन में है तो ये नॉर्थ हो जाएगा और ये साउथ हो जाएगा। तो अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर एटम्स बंधे हुए हैं, जुड़े हुए हैं मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। तो एटम्स आर बॉन्डेड, बॉन्डेड का मतलब अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बाय मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो भैया ये मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधे होंगे, और इसी का नाम देते हैं भैया कोवैलेंट बॉन्ड। ये जो बात है इसी का नाम दे देते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। अच्छा, अगर कोई पूछे ये बॉन्ड, बॉन्ड कोई एक धागा नहीं होता है या कोई रस्सी नहीं होती है जिससे दो एटम आपस में जुड़े होते हैं। यार बॉन्ड जो होता है ये एक प्रकार का दो लोगों के बीच में अट्रैक्शन होता है। अब जैसे कहते हैं कि फलाने के बीच में यार हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, तो इसका मतलब ये है कि यार उनसे बढ़िया हमारा रिश्ता नाता है। तो वैसे ही एक प्रकार से ही है। अब अगर आप देखोगे तो भैया
बहुत कायदे से एक आपको कंक्लूजन समझ में आ रहा होगा कि एटम्स कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाते हैं, लेकिन अब आप आगे क्या बोलोगे कि भैया एटम ना बोलो, बोलो एटम्स के इलेक्ट्रॉन कंबाइन करके मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। तो हम ये बोलेंगे भैया एटम्स के इलेक्ट्रॉन कंबाइन करते हैं और मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन। अब एक चीज और, आप लोगों ने, हालांकि इसमें थोड़ा सा एक दो चीजें और भी हैं, अगर चाहो तो इसको भी लो हम डिस्कस कर ही दें, जिससे जरूरत पड़ सकती है आगे, या फिर पूछा भी जा सकता है, कभी कभी पूछ भी लेता है, तो इस चीज़ को भी क्लियर कर दे तब आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज़ और आप लोग ध्यान से समझें कि अगर रूल ये है कि अगर कोई नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं और अगर वो अपोजिट स्पिन में हैं तो भैया उनमें आपस में अट्रैक्शन मिलेगा, और अगर पॉजिटिवली चार्ज हैं और सेम स्पिन में हैं तो रिपल्सन मिलेगा। नहीं, एक चीज़ ये बता दें या ऐसे समझो यार, इलेक्ट्रॉन्स का बिल्कुल अपोजिट होता है प्रोटॉन। मान लो, एग्जाम्पल से बताएं, ये मान लो प्रोटॉन है और ये प्रोटॉन मान लो ऐसे रोटेट कर रहा है, और एक दूसरा प्रोटॉन ले लिया ये, तो अगर देखा जाए दोनों की स्पिन सेम है। ऐसे ही एक केस और लो भैया, ये प्रोटॉन एक यूं रोटेट कर रहा है और एक दूसरा प्रोटॉन यूं रोटेट कर रहा है, तो अगर ध्यान दो तो भैया ये प्रोटॉन सेम स्पिन में है और ये प्रोटॉन्स अपोजिट स्पिन में है, और इलेक्ट्रॉन का बिल्कुल अपोजिट होता है प्रोटॉन। मतलब जब इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन करेगा तो प्रोटॉन रिपल्सन करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन रिपल्सन करेगा तो प्रोटॉन अट्रैक्शन करेगा। और हमने पढ़ रखा है इलेक्ट्रॉन जब अपोजिट स्पिन में होते हैं तो अट्रैक्शन करते हैं, तो ऐसे ही जब प्रोटॉन अपोजिट स्पिन में होते हैं तो रिपल्सन करते हैं। मतलब ये दोनों अपोजिट स्पिन में है तो इनमें रिपल्सन लगेगा, रिपल्सन लगेगा यानी कि इनमें ये पास नहीं आएंगे, दूर जाएंगे, तो इनमें फोर्स की जो डायरेक्शन दिखेगी वो ऐसे दिखेगी, मतलब ये दूर जाते हुए नजर आएंगे। और अगर प्रोटॉन सेम स्पिन में है तो भैया प्रोटॉन अगर सेम स्पिन में है तो इनमें आपस में अट्रैक्शन मिलेगा, तो फोर्स इनमें ऐसे लगता हुआ नजर आएगा। तो एक बात ध्यान रखना कि भैया प्रोटॉन जब सेम स्पिन में होते हैं तो अट्रैक्शन करते हैं, और जब प्रोटॉन अपोजिट स्पिन में होंगे तो रिपल्सन करेंगे। तो इस हिसाब से अगर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को देखा जाए तो दो तरीके से क्लासिफाई कर दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर स्पिन। तो न्यूक्लियर स्पिन के बेसिस पर अगर आप चलोगे तो भैया ध्यान दो कायदे से, जैसे दो एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस और उसका ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इसको ऐसे बनाएं, यह हाइड्रोजन का न्यूक्लियस हो गया और ये उसका इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, दूसरा हाइड्रोजन का एटम ये है और उसका ये न्यूक्लियस और उसका ये इलेक्ट्रॉन। अब मान लो ये दोनों कंबाइन करने जा रहे हैं। अच्छा, ये इतना तो पता है कि एटम कंबाइन करेंगे तो एटम के इलेक्ट्रॉन कंबाइन करेंगे, और इलेक्ट्रॉन कंबाइन कब करते हैं, मतलब अट्रैक्ट कब करते हैं, जब वो अपोजिट स्पिन में हों। तो ये बात तो तय है कि ये जब पास आ रहे होंगे तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन अपोजिट ले लो, मतलब अगर इसका क्लॉकवाइज ले लो तो भैया इसका एंटी क्लॉकवाइज ले लो।
हालांकि ये एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज रियलिटी में कुछ नहीं होता, ये केवल समझने के लिए। लेकिन एक बात बताओ भैया, न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन हैं, या ये बोल दो न्यूक्लियस है पॉजिटिवली चार्ज, तो न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है तो उसकी भी स्पिन होती है। मतलब हम ये बोल देते हैं न्यूक्लियस भी रोटेटिंग होता है अपनी उसी पोजीशन पर। तो अगर मान लो थोड़ी देर के लिए इसका न्यूक्लियर स्पिन क्लॉकवाइज मिल कोई है तो उसके पार्टिकल्स मूव नहीं करते हैं, वो स्टैटिक होते हैं, फिक्स होते हैं। तो इस वजह से ये दोनों चार्ज पार्टिकल भैया स्टैटिक होंगे, और स्टैटिक होंगे तो अब बात आएगी इनमें अट्रैक्शन कौन सा लग रहा होगा। अब अगर अट्रैक्शन की बात करोगे तो ध्यान से समझना कायदे से। तो अगर ये चार्ज पार्टिकल भैया बताओ स्टैटिक हैं तो इनके कारण बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही होगी, तो सोडियम आयन के पास भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो अगर आप भैया ये मान लो सोडियम आयन हो गया, और ये आप थोड़ी देर के लिए क्लोराइड आयन मान लें, तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो पॉजिटिवली चार्ज की वजह से अवे होगी, और नेगेटिवली चार्ज की वजह से भैया इनवर्ड होगी। तो अगर आप देखोगे तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में वेक्टर चले गए, तो इसलिए ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये दोनों आपस में जुड़े रहेंगे। तो अगर कोई पूछे कि भैया इस वक्त सोडियम आयन और क्लोराइड आयन किससे जुड़े हुए हैं, तो हम बोलेंगे दे आर अट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधे हुए हैं, इसीलिए इसको हम बोल देते हैं इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड, और या फिर इसी का एक नाम और दे देते हैं आयनिक बॉन्ड। और एक बहुत ही खास बात है, आयनिक बॉन्ड का मतलब होता है आयंस के बीच में अट्रैक्शन। अब चाहे इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड हो या आयनिक बॉन्ड हो, इन दोनों का एक नाम और भी होता है नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड। नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड। अच्छा, ये जो नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड है इसको आप लोगों को समझना है कायदे से। ये आखिर नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड क्यों बोला, और जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन कंबाइन किए थे तो वो जो बॉन्ड बना था वो था डायरेक्शनल बॉन्ड। अच्छा, तो उसको डायरेक्शनल क्यों बोलते हैं, इसको नॉन डायरेक्शनल क्यों बोलते हैं, उसको भी हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। नॉन डायरेक्शनल का मतलब होता है, दो तरीके की बात करते हैं, एक होता है नॉन डायरेक्शनल फोर्स और एक होता है डायरेक्शनल फोर्स। अब जैसे एक चीज़ बताओ, जैसे मान लो एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल ये है और एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल मान लो ये है, तो एक बात जरा सोच करके बताओ कि भैया इस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को मान लो थोड़ी देर के लिए रोक दो, इसको रोक दो यहाँ पर। अब मान लो इसको यहाँ पर रखा तो यार इस वक्त भी ये दोनों अट्रैक्शन करेंगे, और अगर इसको मान लो आप यहाँ रख दो तब भी यार इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन मिल जाएगा, यहाँ रख दो तब भी ये दोनों के बीच में अट्रैक्शन मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो कैटायन और एनायन होते हैं उनको ऐसा नहीं होता है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही रखने पर अट्रैक्शन मिलेगा। उन दोनों को चाहे जिस डायरेक्शन में रख दो उनमें आपस में अट्रैक्शन मिल जाएगा। तो इसीलिए हम ये बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है भैया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये वाली बात, इलेक्ट्रोस्टैटिक
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ये नॉन डायरेक्शनल होगा, नॉन डायरेक्शनल। नॉन डायरेक्शनल का मतलब ये चाहे जिस डायरेक्शन में आ जाओ अट्रैक्शन मिल जाए या रिपल्सन मिल जाए तो हम बोल देंगे वो नॉन डायरेक्शनल है। और अगर पर्टिकुलर डायरेक्शन में आने पर अट्रैक्शन या रिपल्सन मिले तो हम बोलेंगे वो डायरेक्शनल है। तो आयंस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और वो नॉन डायरेक्शनल होता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड। अच्छा, जैसे दो एटम के बीच में आ जाओ, अब मान लो मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे आ जाओ, तो एक मैग्नेट मान लो ये नॉर्थ ले लिया, साउथ ले लिया। अब दूसरा मैग्नेट अगर आप मान लो यहाँ पर रख दो तो भैया ये साउथ ले लो, ये नॉर्थ ले लो, तो इन दोनों में अट्रैक्शन मिल जाएगा, बात ठीक है। लेकिन क्या अगर आप यहाँ ले आओ रख दो साउथ और नॉर्थ, तो क्या इसमें अब बढ़िया अट्रैक्शन मिल पाएगा? उतना बढ़िया अट्रैक्शन नहीं मिल पाएगा। अच्छा, यहाँ ले आओ रख दो, तब भी यार इनमें बढ़िया अट्रैक्शन नहीं मिल पाएगा। यहां तो मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि दो मैग्नेट को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रखने पर ही अट्रैक्शन मिलेगा, ऐसा नहीं होगा कि चाहे जिस डायरेक्शन में रख दो अट्रैक्शन मिल जाए। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्शनल इन नेचर। डायरेक्शनल, और अगर डायरेक्शनल है तो भैया हमने पढ़ रखा था कि जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड होता है यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो इसीलिए हम बोलते हैं डायरेक्शनल बॉन्ड। तो एक बात ध्यान रखना कि भैया कोवैलेंट बॉन्ड इज आल्सो कॉल्ड डायरेक्शनल बॉन्ड। तो ये इतना तो है थोड़ा सा पहला लेक्चर का इंट्रोडक्शन। अगले लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में एटॉमिक स्ट्रक्चर या फिर एटम्स के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।